कल अपन पढ़ रहे थे यथानुपात बंटन। यथानुपात के बाद कॉल इन एडवांस और कॉल इन एरियर, उसी में से पढ़ेंगे अपन एक आज यथानुपात का एक बड़ा क्वेश्चन बता देता हूं। और एक इसी में अपन कॉल इन एरियर को बताएंगे। तो देखो इसको क्वेश्चन लिख लो। XMT लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 50,000 अंशों का निर्गमन 2 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमन किया। राशि निम्न प्रकार मांगी गई, यानी एक अंश की कीमत अंकित मूल्य 10 रुपए थे, जिस पर 2 रुपए प्रीमियम अर्थात 10 प्लस 2 बराबर 12 रुपए का एक अंश निर्गमन किया। किस प्रकार था? आवेदन व बंटन पर 5 रुपए प्रीमियम सहित। इसका मतलब 3 प्लस 2, 3 रुपए पूंजी के 2 रुपए प्रीमियम के हो गए। प्रथम मांग 3.5 रुपए और अंतिम मांग 7 और 5 12 रुपए हो गए। आगे इसमें 85,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, यानी एप्लीकेशन कितनी आई? 85,000। अंशों की संख्या कितनी है? 50,000। तो 85,000 एप्लीकेशन प्राप्त हुई, जिसमें से 10,000 आवेदकों को बंटन से मना कर दिया गया। यानी उनको मना कर दिया, अंश अलॉट नहीं किए, तथा उनकी राशि वापस लौटा दी गई। एक 10,000 आवेदकों से जो राशि ली थी वो वापस लौटा दी गई। शेष आवेदकों को यथानुपात आवंटन कर दिया गया। यानी जो शेष बचे थे, कितने बचे? 75,000। तो 75,000 आवेदकों को कितने अंश दे दिए? 50,000। आवेदन पर प्राप्त अधिक की राशि
राशि का उपयोग प्रथम मांग पर किया गया, यानी जो 25,000 आवेदकों की अतिरिक्त राशि आई थी जिनको यथानुपात बंटन किया था, उस राशि को अपन ने प्रथम कॉल में एडजस्ट कर लिया। तथा 150 अंशों की प्रथम मांग की राशि प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद भी 150 अंशों के अंशधारकों ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया तथा 400 अंशों के धारकों ने द्वितीय मांग यानी अंतिम मांग, द्वितीय मांग यानी अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया। शेष अधिकारियों ने यथा समय भुगतान कर दिया। ऑफर जनरल प्रविष्टि दीजिए। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अपन करेंगे तो देखो, इसमें एक वर्किंग नोट बना लो और एक जनरल एंट्री का कॉलम बना लो। वर्किंग नोट के बिना ये क्वेश्चन नहीं होती। कैसे बनाएंगे वर्किंग नोट? अब ये क्वेश्चन आराम से देख लेना। इधर ले लो आप जनरल एंट्री, या यहां ले लो वर्किंग नोट और यहां जनरल एंट्री। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले आवेदन पत्रों पर प्राप्त राशि। देखो, आवेदन कितने आए थे अपने पास? 85,000। तो 85,000 एक आवेदन पर आया था 5 रुपये। ₹4,25,000। तो पहली एंट्री जो होगी वो 4,25,000 की होगी। बैंक अकाउंट ब्याज टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि इसमें दोनों चीजों को एक साथ मांगी जा रही है, दोनों एक साथ मांगी जा रही है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। तो पहली एंट्री होगी 4,25,000। अब अपन ने ट्रांसफर किए केवल 50,000 अंश, क्योंकि उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकते। पूंजी खाते व प्रीमियम में स्थानांतरित राशि कैसे करेंगे? देखो, पूंजी खाते में होंगे 50,000 × 3, क्योंकि अपन ने जो 5 रुपए मांगे थे उसमें 3 रुपए पूंजी के और 2 रुपए प्रीमियम के थे। 5 या 15, 1,50,000। और प्रीमियम में 50,000 × 2 बराबर 1,00,000, यानी 2,00,000
50,000 रुपये ट्रांसफर करेंगे। कितने से? 4,25,000 जो प्राप्त हुए उनमें से 2,50,000 ट्रांसफर कर देंगे। तो दूसरी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कैपिटल में कितनी थी? 1,50,000। प्रीमियम में कितनी थी? 1 लाख। अपन राशि लौटाई, 10,000 अंशों जो आवेदक थे उनको मना कर दिया, उनकी राशि वापस लौटी। तो वो इसमें थे, कुल 85,000 आवेदन आए थे जिनमें से 10,000 को वापस लौटाई। तो यहां लिखेंगे वापस लौटाई गई राशि 10,000 इंटू 5 बराबर 50,000। तो यह 2 बैंक, अर्थात हमने 3 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। कितने में से? 4,25,000 में से ये 3 लाख ट्रांसफर कर दिए। तो शेष राशि हमारे पास 1,25,000। ये होगी हमारी अतिरिक्त राशि, जिसको हम फर्स्ट कॉल में काम में लेंगे। ये गणित है। 4,25,000 है, 1.5 कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, 1 प्रीमियम में कर दिए, 50 वापस कर दिए, शेष बचे 1,25,000। अब हम तीसरी प्रथम कॉल मांगेंगे। प्रथम मांग पर मांगी गई राशि 50,000 इंटू 3 रुपये 50 पैसे। तो 1,75,000 रुपये। तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,75,000। अपन ने कितने मांगे? 1,75,000। हमारे पास इन अंशधारियों का कितना पैसा एडवांस में रखा था? 1,25,000। तो पहले इसका एडजस्टमेंट करेंगे। अतिरिक्त राशि का समायोजन 1,25,000। तो इसकी एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। यानी हम फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर कर दें 1,25,000। अब हमें कितने प्राप्त होने चाहिए? प्राप्त होने चाहिए इतने, लेकिन एक कुछ अंशधारी थे। कितने थे? 150 वालों ने दी नहीं। तो लेस नेट प्राप्त राशि, उसकी गणना करने के लिए वो कुल अमाउंट कितना मांगा हमने? 50। कितने अंशधारी है? 50। कितने अंशों ने नहीं दिया? 150। तो 150 रुपये प्राप्त नहीं हुए और प्राप्त हुए 49,800। ये प्राप्त राशि 49,850। इसकी एंट्री हो जाएगी 5वीं।
बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। $49,850। ठीक। अब सेकंड यानी फाइनल कॉल मांगेंगे। छठा, अंतिम मांग पर मांगी गई राशि $50,000 इंटू ₹3.50, ₹1,75,000 मांग लो। छठी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,75,000। 400 अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अंतिम कॉल का भुगतान नहीं किया। तो नेट प्राप्त राशि भाई मांगे 1,75,000 थे, 400 ने ₹3.50 के हिसाब से नहीं दिए, तो ये हो गए तुम्हारे 35, 70, 140, 1, 2, 3, ₹1,400 नहीं प्राप्त हुए। प्राप्त कितने हुए? ये प्राप्त राशि 1,73,600। इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1,73,600। यह आपका क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। अब देखो इसमें एक चीज है समझने की कि यहां हमने फॉर्मूला लगाया था कि कुल मांगी गई राशि बटे निर्गमित अंशों की संख्या इंटू नहीं देने वाले अंशों की संख्या। जो अंशधारी किसी मांग का भुगतान नहीं करते, यहां हमने डायरेक्ट लिख दिया 400 इंटू 400 ने नहीं दिया कितना रुपए, एक अंशधारी ने ₹3.50 नहीं दिए, तो 400 के हिसाब से ₹1,400 नहीं है। लेकिन यहाँ अंतर है क्योंकि यहाँ 1,25,000 हमने एडजस्टमेंट किए थे, यहाँ किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसमें फॉर्मूला लगे। अर्थात अतिरिक्त राशि का यदि कोई समायोजन होता है तो नए प्राप्त राशि की गणना करते समय ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और यदि किसी मांग में अतिरिक्त राशि का समायोजन नहीं है तो हम डायरेक्ट राशि ज्ञात कर सकते हैं, जो नए प्राप्त राशि है उसको ज्ञात कर सकते हैं। ये इसमें मेन चीज है। अब आगे चलो, इसकी बैलेंस शीट बताते हैं कि इसकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी। इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे?
तो सबसे पहले बैंक अकाउंट बनाएंगे हम। तो बैंक अकाउंट में आप एक चीज का ध्यान रखना, पैसा कितना आया और कितना गया है। तो देखो ये बैंक अकाउंट है। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में पैसा आया था कितना आया था, ₹4,25,000। फिर अपन ने 10,000 अधिकारियों की राशि वापिस लौटाई थी 50,000 बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 50,000। उसके बाद अपने पास फर्स्ट कॉल का पैसा आया। फर्स्ट कॉल का पैसा आया करीब 48 49,850। फिर फाइनल कॉल का आया था 1,73,600। 1,73,600 0,5,6,4,9,5,14 15 15 3 18 का चल जाएगा 12 13 14 14 4 6,48,000। बाई बैलेंस सीडी 6,48,450 450 8 9 5,98,450 रुपये। तो जब अपन बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में ये अमाउंट दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? देखो अपनी बैलेंस शीट इसमें इस प्रकार बनेगी। बैलेंस शीट सबसे पहले इसमें ए इक्विटी एंड लायबिलिटीज कितनी थी हमारे पास? शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल कितनी थी? 50,000 अंश थे, एक अंश का 10 था 5 लाख। लेकिन अपने पास इसमें से लेस 1,400 रुपये एक प्राप्त नहीं हुए थे। ₹4,98,600 और एक उसमें से वो नहीं हुए थे, क्या बोलते हैं, 150 रुपये। तो 4,98,000 अपने पास कैपिटल। इसके बाद है अपनी रिजर्व एंड सरप्लस, यानी ये अपने पास प्रीमियम, इसको पोस्टर में लिख सकते हो प्रीमियम। प्रीमियम कितना मांगा था अपन ने? 1 लाख। एंट्री देखना है इस तरह अपनी ये हो गई तुम्हारी ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में असेस्ट में हमारे पास बैंक में कितना है? 5,98,400। बस ये बैलेंस शीट होगी। इसमें बैलेंस शीट में उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये बैंक अकाउंट बना लो। बैलेंस शीट इसमें लंबवत आकार की बनती है, शेड्यूल
थर्ड के अनुसार इसके हिसाब से बनानी है अपन को बैलेंस शीट। अब मैं कल से ऋण पत्र पढ़ाऊंगा, यदि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें तो।